about the painting on the 2D surfaces, और जो कला है हमारी किस तरह से 2D surfaces पे आती है, इस पे बहुत अच्छी तरह से उपाध्याय सर ने हमें ज्वाइन करके उसके बारे में अवगत कराया कि नील का कलर जो होता है, इंडिगो और हिरमिच, ये दोनों ऐसे कलर होते थे जो हमेशा से ही यूज होते हुए आए हैं और उसकी अपनी एक महिमा होती है। अगर आप इन दोनों से भी एक पेंटिंग बनाते हो तो वो बहुत अच्छी बना करती थी। और ब्रिज उदय वल्लभ जी ने उसके नील की खेती के बारे में बात की थी, जो बहुत एक सुंदर तरीके से उन्होंने बताया था कि वो किस तरह से शुरू हुई और उसका रिवाइवल कब और कैसे हुआ अंग्रेजों के जाने के बाद। हमने इसी अवेयरनेस को आगे बढ़ाते हुए इंडिगो को एज अ कलर चुना इस पूरे सप्ताह के लिए और उसको सेलिब्रेट किया। इस चीज के लिए हम सबसे ज्यादा धन्यवाद कहना चाहेंगे अशोक आत्रे जी का, जिन्होंने पिछले साल इस चीज को उजागर किया और ये बताया कि इंडिगो से आप किस किस तरीके से कितने आयाम तक, मीन्स अनंत तक के, आप उसके संग एक्सपेरिमेंट्स करके उसको एक पटल दे सकते हैं, उसके आगे सामने ला सकते हैं। दैट वाज सो ब्यूटीफुली डन दैट ही अवेयर्ड अबाउट द uses of indigo. But before that, because today we are going to talk about indigo as a color, not indigo as a element of a nature direct, because we have different panelists over here from different sectors. So I welcome you all and I introduce you all with, let's meet Ashok Atre sir. He's an art critic, belongs to Jaipur, and a journalist. And he is doing the paintings also. I welcome you, sir. नमस्कार। Namaskar, sir. जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? Yes, sir. Oh, that's great. Thank you. Welcome. I welcome Eunice Khumani, sir, who is a former director of a city palace also and a freelance artist. And his journey is going to be amazing, and we are blessed that he is here with us. Welcome, sir. And N.S. Rathore, sir, who is a dean and a master educator, I must say, in the academics, and even that his experience are amazing because personally I have already experienced. मैंने उनको बहुत अच्छे से experience किया, समझा, और आज जाके मेरे को ये समझ में आता है थोड़ा थोड़ा कि कलर्स को हम दूसरे क्षेत्रों में कैसे देख सकते हैं। I welcome Rathore, sir. I welcome Ram Gopal ji, Gopal Saini ji, Shilp Guru, and he is fantastically he is doing and giving blue pottery with its own nature of a indigenous. भारत की खुशबू से भरे हुए हैं इनकी कारीगरी, इनके ब्लू पॉटरी में, जिसके लिए हम उनको थैंक यू बोलते हैं और इनका वेलकम करते हैं। धन्यवाद साहब। नमस्कार सभी को। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सनी साहब। और आई वेलकम ब्रिज उदयवाल जी, जो नील की खेती पे रिसर्च कर रहे हैं और इनका एक बहुत ही खूबसूरत सा इंस्टीट्यूट है, जिसको हमने जितनी बार भी हम वहां पे गए, हर बार हमने एक नया आयाम पाया। उन्होंने इतने तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और कर रहे हैं और उसको पूरी सस्टेनेबिलिटी के साथ लोगों के सामने ऑर्गेनिक नेचर के थ्रू उसको लाना चाहते हैं और कुछ मिथ जो है वो उसको खत्म करना चाहते हैं, जिसके बारे में उन्होंने कल बात की थी। आज हम लोग उनसे दाबू प्रिंटिंग के बारे में जानेंगे और हमारे इंडिगो जो कलर हैं उन कलर्स में सभी क्षेत्रों में उस इंडिगो का, उस ब्लू का, उसके शेड्स का क्या क्या यूज होता है, हम उसके बारे में आप सभी से जानना चाहेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं राठौर सर से, जो सबसे मॉन्यूमेंटल स्केल है हम उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम अशोक आत्रे सर से उसकी नील के फिलॉसफी के बारे में, नील के रंगों के बारे में जानना चाहेंगे। So I welcome Rathore sir to please start and take. Thank you madam, thank you. मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों के पास? Yes sir. सबसे पहले सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार और आने वाले नए वर्ष के लिए आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से।
मैं कोशिश करूंगा हिंदी में जितना बोल सकूं, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं शायद हमारी आदत है नहीं हिंदी में उनको बोलने की। सो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना हिंदी में बोल सकूं। हाँ सर, यहाँ पे हम लोग मिक्स लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। सो मुझे मैडम ने समय बहुत कम दिया था। कल रात को ही मुझे पता लगा कि मुझे आपके बीच में अपने विचार रखने हैं। एंड इस पैनल के अंदर बहुत ही दिग्गज लोग हैं जो कि सारे आर्टिस्ट नील से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मैं शायद नील का और मेरा कनेक्शन सिर्फ शायद जीन्स का और मैं कह सकता हूँ रंग से है, जो कि हम बिल्डिंग्स में करते हैं। और मैं सोच रहा था कि कैसे इसको करें हम, और सैनी साहब के जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं शायद उसके अंदर भी हम नील का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं एक बार आई रन थ्रू ए प्रेजेंटेशन जो कि मैंने आज ही सुबह बनाया। तो मैं चाहता हूँ आप एक बार उसको भी देखें और दैट विल गिव यू सम आइडिया। मैंने इसका टाइटल दिया है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिगो इन आर्किटेक्चर। क्या आप सभी देख सकते हैं इसको स्क्रीन पे? स्क्रीन शेयर हुआ नहीं अभी। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, आई एम सो सॉरी। राठौर साहब की तस्वीर भी सामने विजिबल नहीं है। बिल्कुल सर जब तक राठौर सर अभी अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मैं चाहूंगी तब तक अशोक आत्रे सर आप नील के बारे में अपने कुछ शब्द रखिए। वेल, आप जब कह रही हैं तो मैं शुरू कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चूंकि ब्रजू देवाल भी अभी सामने नजर आ रहे हैं और गोपाल सैनी जी भी हैं, राठौर साहब बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। आपने मुझे जो सब्जेक्ट अचानक कहा कि नील के दर्शन पर मुझे बात करनी है और नील के रंग पर मुझे बात करनी है, तो हेलो, आई एम नॉट विजिबल। मैं हेलो सर एक्चुअली अभी स्क्रीन शेयर हुई है, तो आप एक स्टेटमेंट से अपनी बात कह के रखिए, और ये जैसे ही प्रेजेंटेशन और सर की बात खत्म होगी तो हम आपकी बात के साथ कंटिन्यू करेंगे। प्लीज सर, मैं आप स्टार्ट स्टेटमेंट दे दूं करिए। अपना। हाँ सर प्लीज। मैं मान के चलता हूं कि जो नील चेतना है ये ब्रह्मांड व्यापी है, विश्वव्यापी है। और नेचर का जो टोटल कलर है उसमें से 98% नील है, क्योंकि समुद्र नीला है, आकाश नीला है और हमारी चेतना नीली है। बाकी जो सारे कलर्स हैं, 7 कलर्स में जो प्योर में आते हैं, व्हाइट की जो कंपोजिशंस हैं, उसमें नील बहुत प्रोमिनेंट है। क्योंकि नील की जो चेतना है वो ब्रह्म चेतना है। मनुष्य की बर्थ से लेकर के उसकी मृत्यु तक और उसके बाद में भी पारलौकिक सत्य भी है नील। तो इस हिसाब से मैं मानता हूँ कि जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ एक ऐसा रंग है जो हमारी प्रफुल्लता का, हमारी प्रगति का, हमारे विचारों का और हमारी एक संपूर्णता का द्योतक है। जिस तरह आकाश संपूर्ण है, उसी तरह से समुद्र गहरा है, असीम है, उसी तरह नील की जो चेतना है वह भी असीम है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ ग्रेट ओपनिंग फॉर ऑल ऑफ अस, एंड थैंक यू वेरी प्लीज मच। यू ओनली लीड दिस थिंग, मैं बहुत आपसे चाहूंगी। थैंक यू। क्या मेरी आवाज आ रही है मैडम? जी जी हाँ जी, जी यस सर। आई एम सॉरी फॉर दैट प्रॉब्लम। आई विल स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। significance of indigo, I would say color, not इंडिगो का मेरे ख्याल से इस्तेमाल आर्किटेक्चर के अंदर दोनों रूप में होता है, डायरेक्ट भी है और इंडिगो कलर्स का भी इस्तेमाल आर्किटेक्चर में होता है। बट उससे पहले मैंने कुछ लिखा था अभी, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन ऑडियंस। अगर ऐसे लोग हैं बच्चे जो जानना चाहते हैं कि इंडिगो होती क्या है, तो एक्चुअली इट इज अ लीफ जिसके अंदर से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो मैं इसको आगे नहीं ले जाऊंगा। आई मीन दिस इमेजेस, देयर आर टू इमेजेस। एक तो अजंता केव में जो नील का इस्तेमाल हुआ है,
it dates back to so many thousands or hundreds of years. मोहनजोदाड़ो में भी हमको जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का काफी रोल रहा है। आसाम से नील का आयात निर्यात चाइना की तरफ हुआ है, एंड यहाँ पे गुजरात का 15th सेंचुरी BC की एक डाइड कॉटन का फैब्रिक भी है। तो आप देख सकते हैं कि नील जो है इट वाज कल्टीवेटेड इन इंडिया। बेसिकली ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था ये 1857 के दौरान थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, लोगों ने मना कर दिया था 58 के अंदर शायद कि हम नील का कल्टीवेशन नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा हिस्ट्री इतिहास है नील का, तो मैं आई विल रन थ्रू। फिर कोरमंडल कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, क्योंकि ना केवल ब्रिटिशर्स, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच जितने थे सेटलर्स, नील एक इंडिया से काफी निर्यात होता था और एक विशिष्ट उत्पाद था जो कि यूरोपियंस के ने इस्तेमाल किया। और ये इमेजेस भी नील का जो हार्वेस्टिंग और प्रिपरेशन है उसी को दर्शाते हैं। The planting and manufacture of indigo in India by French photographer. So ये बहुत पुरानी तस्वीरें मुझे मिली नेट से, मुझे लगा शायद ये देखनी चाहिए हमको। बहुत ही विशेष है ये चित्र। कटिंग ऑफ इंडिगो प्लांट एंड लोडिंग। लोडिंग ऑफ वॉट्स इन इंडिगो फैक्ट्री। मुझे लगता है आज भी इंडिगो का शायद इसी प्रकार होता है, थोड़ा सा मैकेनाइज्ड हो गया होगा, बट इंडिया में काफी हद तक मैनुअली भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है नील को। बीटिंग एंड मिक्सिंग द वैट, देन इंडिगो बॉयलर, ड्राइंग हाउस। यूजेस ऑफ इंडिगो, इनफैक्ट यूजेस इस्तेमाल इंडिगो का आप देखें मैक्सिको, नाइजीरिया, जापान, दुनिया के सारे देशों में बहुत ही लार्ज स्केल पे हुआ है। यूएस में तो आप देखें जीन्स जो है पूरा उसमें नेचुरल डाइज भी यूज होते होंगे, मुझे नहीं इसकी जानकारी पूरी तरह से, बट कलर जो है वो तो ब्लू है। सो ब्लू इज वेरी आई मीन कॉमन कलर। मैं सेंट्रल स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो हमारे स्कूल की ड्रेस भी जो हुआ करती थी, जो ब्लू पैंट ट्राउजर्स होते थे और वाइट शर्ट हुआ करती थी, तो हमारा एक ब्लू से बड़ा विशिष्ट जो एक नाता है। और ये प्रोसेस के कुछ तस्वीरें हैं, हार्वेस्ट, सोकिंग, फर्मेंटिंग, देन डाइंग एंड पेस्ट, एंड देन एडिंग लाइम एंड मिक्सिंग। लाइम भी मिक्स किया जाता है इसके अंदर। देन जो इंडिगो है इसका मेडिसिनल यूज काफी है, तो बहुत सारे देशों में इन्फ्लेमेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेशन। देन साउथ अफ्रीका और कई देशों में, आई मीन पुराने बहुत समय से इसका इस्तेमाल दूसरे देशों में हो रहा है मेडिसिनल प्लांट के तौर पे। Now I'm coming to architecture. I think this is what I should be talking. Indigo, अब यहाँ आप देखें इंडिगो का, it is the indigo color because it signifies, अभी आपको बताया गया कि भाई जो पानी है 98% of the color which you see around you is because we have we see sky and we see the sea also, so उसका कलर नीला ही है। तो नीला इज वेरी, और ये डोम जो है दे ऑल्सो सिग्निफाई इन अ वे, दे सिग्निफाई स्काई। इनकी शक्ल जो होती है, शेप जो है वो बिल्कुल स्काई को दिखाती दर्शाती है। तो शायद जो मुस्लिम आर्किटेक्चर था उसके अंदर भी डोम्स अगर आप देखें तो बहुत हद तक नीले रंग का इस्तेमाल हुआ उसके अंदर। यहाँ पे तो नीला रंग जो है, शायद ये सैनी साहब हमको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि ये पॉटरी में और टाइल मेकिंग में जो नीला कलर था वो इतना कॉमन क्यों है। आई थिंक सबसे कॉमन जो मैंने रंग देखा है टाइल्स के अंदर वो दूसरे रंग नहीं है, बल्कि नीला रंग इज द मोस्ट कॉमन। सो इससे हो सकता है कि कलर पिगमेंट्स के कारण हो, और क्या नील का भी इस्तेमाल हो सकता है इन चीजों में, तो ये इस पे रोशनी सैनी साहब डाल सकते हैं। मस्कट मॉस्क डोम, नाउ यू सी
आई थिंक ये बिल्कुल जो सैनी साहब की जो ब्लू पॉटरी है वैसा ही कुछ नजर आ रहा है, और आई एम श्योर कि इसके अंदर ब्लू पॉटरी भी हो सकता है इस्तेमाल हुई हो, मुझे इसकी जानकारी तो नहीं है। और इसमें कैलीग्राफी में भी इस्तेमाल हुआ नीचे। तो ये जो टाइल्स को जोड़ के जो डोम्स के अंदर बनाया जाता था, और डोम्स में टुकड़ियां भी इस्तेमाल होती थी, जो आप मूरिश आर्किटेक्चर है उसके अंदर बहुत हद तक इस्तेमाल इसका हुआ। इंडिया में भी हुआ। इंडिया में भी आप देखें जो मूरिश आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड बिल्डिंग्स है, जैसे सीनेट हाउस है मद्रास यूनिवर्सिटी का, उसके डोम्स में भी आपको दिखाई देंगे इस तरह के ब्लू कलर के टाइल्स इस्तेमाल किए गए। ये इस्फहान इन ईरान, इस्फहान की जितनी मस्जिदें हैं ज्यादातर में आपको ब्लू कलर का इस्तेमाल मिलेगा, और वो सिग्निफाइज आसमान को ही करता था, स्काई को ही करता था, क्योंकि मुस्लिम कल्चर के अंदर आप देखें तो चांद तारे इनका बहुत ही विशिष्ट सिग्निफिकेंस है। ये दिल्ली की एक आई थिंक ये टूम होगा इसका, हाँ बुर्ज। देन दिस इज अनदर डोम ऑफ रॉक इन जेरूसलम। इसमें तो गोल्ड प्लेटिंग किया गया है जो डोम के ऊपर है, बट अदरवाइज जो बाकी मस्जिद है पूरा का पूरा ब्लू कलर के टाइल से। सो हम देखते हैं कि ब्लू कलर इज एसोसिएटेड विद नॉट जस्ट ऑलमोस्ट ऑल द रिलीजन्स, चाहे वो कैथोलिक देखो आप, चाहे मुस्लिम देखो, चाहे हिंदू देखो, तीनों के अंदर आपको ब्लू कलर का यूज इस्तेमाल मिलेगा। एक जगह जो ब्लू कलर से ही सीधा याद आती है बहुत जल्दी, वो जोधपुर। सो जोधपुर में अगर आप देखें तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू सिटी, और जितने वहाँ पे घर हैं उनमें नील का इस्तेमाल, ये एक्चुअल नील का इस्तेमाल किया गया है। तो और ये ब्लू कलर इसलिए क्योंकि ब्राह्मण्स के जितने घर हैं अपने आप को अलग, अपने घर को अलग दिखाने के लिए ब्राह्मण जो है नीला रंग किया करते थे। तो ये आप देख सकते हैं इसका ब्लू कलर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट हीट। ये भी एक कारण है कि जो नील लगाते हैं हम जो सफेद रंग में, या चूना भी यहाँ आराम से इस्तेमाल मिल जाता था, तो चूने का इस्तेमाल होता था। चूना और नील को मिला के जो रंग मिलता है। तो मैं पहले खुद भी आई बिलोंग टू जोधपुर, तो मैं सोचता था ये नीला क्या ज्यादा नील मिला देते हैं शायद, ऐसे इसलिए हो जाता था, बट ये जानकर ज्यादा नील मिलाया करते थे। अदरवाइज वैसे तो हम जो चूना या व्हाइट वॉश करते हैं जिसको हम कहते हैं, उसमें थोड़ी सी नील मिलाई जाती है। और इसका कारण ये भी है कि इट इज वेरी गुड टू रिफ्लेक्ट हीट, जो कि एक प्रॉपर्टी चाहिए हॉट एंड ड्राई हमारे जैसे क्लाइमेट के अंदर। जितने भी हम आर्किटेक्चर बनाते हैं उसको प्रोटेक्ट, बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। एंड आप देखोगे कि ज्यादातर मेडिटेरेनियन जहाँ पे जो वातावरण में गर्मी बहुत ज्यादा है, तो वहाँ व्हाइट कलर का इस्तेमाल होता है, एंड हिंट ऑफ ब्लू थोड़ा सा जो उसके अंदर यूज होता है। एंड ब्लू कलर जैसे मैंने कहा सीक्रेट भी माना जाता है। आई थिंक शिव जी भी नीला, और कृष्ण जी को भी हम नीले रंग से एसोसिएट करते हैं। तो इसलिए भी शायद ब्राह्मण लोग जो है अपने आप को अपने घरों में नीला रंग किया करते थे। और ये परंपरा केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, आप देखो स्पेन में मूरिश आर्किटेक्चर जो है, और इस्लामिक कल्चर में नीले को रंग को हैप्पीनेस से भी एसोसिएट किया जाता है। और इट इज अ वेरी कूल कलर, आंखों को बड़ी ठंडक देता है, क्योंकि जल का भी जो रंग है और पानी, और बिल्डिंग में भी अगर आप वही कलर करते हैं तो आपको बहुत ही ठंडक प्रदान करता है। तो जितने गर्म इलाके हैं, जितने इक्वेटर और उसके आसपास के जितने प्रदेश हैं, वहाँ पे आपको ज्यादातर जो रंगों का इस्तेमाल मिलेगा तो वो आपको नील का इस्तेमाल होगा। राजस्थान में भी आप देखें तो जोधपुर और नागौर और इन इलाकों में सफेदी की जाती है मकानों पे, जहाँ पे भी प्लास्टर किया जाता है। और फिर जब दरवाजे खिड़कियां वो रंग करते हैं तो वो नीला रंग करते हैं जल्दी, या हरा रंग करते हैं। ये दो ऐसे रंग हैं जो कि खुशहाली और ठंडक का प्रतीक है। वैसे ये एक मोरक्को की तस्वीर है। मुझे लगा कि शायद आर्किटेक्चर की बात करें तो जो भी शब्द कहने हैं पीछे इमेज होना बहुत जरूरी है, उससे आप
का आप बहुत सारी चीजें और गहराई से समझ सकते हैं। ये तो बहुत ही एक ग्रीस की जो तस्वीर है, आप देखोगे तो टीवी जितने भी पैनल्स हैं जो आप शॉप्स में भी देखेंगे तो यही चलते रहते हैं, क्योंकि इतना अच्छा जो रंग का इस्तेमाल ब्लू कलर का, यहाँ पे भी डोम का जो कलर्स हैं, कलर्स जो ये इस्तेमाल किए हैं डोम में, वो सारे ब्लू कलर का इस्तेमाल बहुत हुआ है। और उसका कारण यही है कि ब्लू इज कलर विच इज ओमनी प्रेजेंट, सब जगह है, सर्वव्यापी है, इसलिए उसका काफी इस्तेमाल होता है। और ये दूसरे जो न्यूट्रल कलर्स हुए जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, उसके साथ बहुत अच्छा दिखता है। हम इंटीरियर्स में भी काफी इस्तेमाल करते हैं। इंटीरियर में आजकल ग्रेज बहुत इस्तेमाल होते हैं, पर ग्रेज में आप देखें तो ब्लूइश ग्रे या वो भी बहुत इस्तेमाल होता है। मैं विशेष तौर पे जो दरवाजे खिड़कियां, अगर आप जो गवर्नमेंट में रेलवेज और वहां पे भी बहुत ज्यादा आप देखोगे कि ब्लू ग्रे का इस्तेमाल काफी हुआ है, बिकॉज दैट इज अ वेरी न्यूट्रल काइंड ऑफ कलर जो किसी से क्लैश नहीं करता एक तरह से। ब्लू एक ऐसा रंग है कि व्हाइट के बाद में इवन हम जो लिखते हैं वो ब्लैक कलर नहीं, ब्लू इंक इस्तेमाल करते हैं, तो इट इज सो कॉमन, लिखने के लिए दस्तावेज जो भी होते हैं इंपॉर्टेंट, उनके अंदर नीले रंग का ही इस्तेमाल होता है। दिस इज अ ब्यूटीफुल सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्क है रशिया के अंदर। तो इसमें तो आप देखें, आई थिंक ब्लू पॉटरी के टाइप के रंग है, तो ये सिरामिक ही है मोस्ट प्रोबेबली। और या ब्लू मॉस्क इन इस्तांबुल। सो ये तो एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है नीले रंग का इस्तेमाल इंटीरियर्स के अंदर। इससे खूबसूरत उदाहरण मुझे नहीं लगता मेरी नजर में कोई है, बहुत सारे होंगे ऐसे तो। This is in Tate Museum in London. So it gives you a feeling of falling water, जैसे waterfall होता है उस तरह का आपको महसूस होगा। This is an artwork basically. ये भी मूरिश आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है फ्रांस के अंदर। तो इसमें मोस्टली यू विल फाइंड ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लू। तो ब्लू डोमिनेंट है कलर विद शेड्स ऑफ ब्लू, एंड व्हाइट और ब्लैक सबसे कम परसेंटेज में आपको देखने को मिलेगा। ये बिकॉज ग्लास में यूज किया है, इसलिए लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में कलर कई बार बदल जाता है। तो अगर ब्लू के अंदर रेड मिक्स हो गया तो देखिए आप क्या कलर निकल के आ रहा है, बिकॉज देयर इज अ ग्लास एंड आउटसाइड सन जो है वो ऑरेंज कलर की लाइट होगी, तो इसमें या रेडिश या येलोइश लाइट है, तो येलो और ये मिलके जो है पूरा कलर कैसे चेंज हो रहा है ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सो व्हाटएवर लिटिल आई कुड गैदर कि आर्किटेक्चर में किस तरह से नीले रंग का या इंडिगो का डायरेक्टली इस्तेमाल होता है, वो मैंने दर्शाने की कोशिश करी इस प्रेजेंटेशन। धन्यवाद। Thank you so much, Rathore sir. It was amazing to know about the architecture. जो इंडिगो का ब्लू कलर का यूज होता है आर्किटेक्चर में, मेरे ख्याल से सभी लोगों के लिए आज बहुत कुछ नया होगा, क्योंकि लोग बिल्डिंग को अक्सर सफेद कलर में या पत्थरों के कलर से देखते आए हैं। तो मैं चाहूंगी कि अशोक आत्रे सर इसको लीड करें और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राठौर साहब, आपने इस तरह से शुरुआत किया कि अब बोलने के लिए मुझे लगता है कुछ बचा ही नहीं। लगभग सभी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, आर्ट के पर्सपेक्टिव, आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव, सभी पर्सपेक्टिव में आपने बहुत विशद तरीके से अपनी बातें कही हैं विद फैक्ट्स, फिगर्स एंड फाइंडिंग्स। तो इतना बढ़िया आपने प्रस्तुतिकरण किया कि लग रहा है कि यदि यही चर्चा समाप्त हो जाए तो बहुत उत्तम है, किंतु फिर भी चूंकि मुझे बोलना ही है और ये वक्त की शायद जरूरत भी हो, अपने थोड़े से एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कुछ शेयर करूंगा। मैं बहुत अनुभवी नहीं हूँ इस क्षेत्र में। ब्रिजो देववाल मेरे सामने बैठे हैं, उनके साथ 2-3 वर्षों से मैंने कुछ नील के बारे में समझा है, सीखा है, और मैं आगे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कला क्षेत्र से और कला की समीक्षा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और हिस्टोरिकल मैंने कुछ डिस्पैचेस भी लिखे हैं जो आर्किटेक्चरल उससे रिलेटेड भी है। पर्टिकुलरली मैं चूंकि जयपुर में मेरा बचपन बीता है और जयपुर में मैं रहा हूँ,
तो शुरू से ही मुझे 2-3 चीजों ने जो प्रभावित किया, उसमें एक तो ब्लू पॉटरी ने बहुत प्रभावित किया। मैं देखता रहा ब्लू पॉटरी, क्योंकि जयपुर में बहुत रिच इसकी हेरिटेज का विकास हुआ है। बिल्डिंग आर्किटेक्चर में, महलों में भी काफी इसका काम देखने को मिलता है। और राम सिंह जी के समय जब ब्लू पॉटरी का विकास हुआ था, तो उसके बाद में उसको फॉलो अप कृपाल सिंह जी ने किया ब्लू पॉटरी में, और कृपाल कुंभ के नाम से उन्होंने ब्लू पॉटरी का विकास किया। उसके बाद डिफरेंट लोगों ने ब्लू पॉटरी पर काम किया और एक्सपर्टाइज इसमें काफी लोगों की है। किंतु ब्लू पॉटरी के माध्यम से जो कुछ हम लोग देख रहे हैं, जो यूटिलिटी का एक अंग है, डेकोरेशन का अंग है, और सजावट के साथ साथ एक अलग तरह से कल्चरल हेरिटेज का भी इसमें डिपिक्शन है। तो ये जो हिस्टोरिकल जो इसका एस्पेक्टिव है, पर्सपेक्टिव है, और इसमें जो अलंकरण की जो बातें हैं, उसमें न केवल ये आर्ट से रिलेटेड है, किंतु हिस्ट्री से, हेरिटेज से भी इसका सौंदर्य बहुत से भी गहरा संबंध है। तो ये जो स्टडी है ब्लू पॉटरी की, उसने नील के बारे में एक नई तरह की चेतना का विकास किया, स्पेशली जयपुर में। और इसके पहले हम लोगों को पता नहीं था कि ब्लू पॉटरी जैसी कोई चीज होती है। तो मैं तो मानता हूँ कि जयपुर में आने के बाद में ब्लू पॉटरी का मैंने विकास देखा। यहाँ के महलों में, यहाँ की इमारतों में, यहाँ की बिल्डिंग्स में, यहाँ के जो विशेष रूप से जो क्राफ्ट्स हैं, इन पर्टिकुलरली सांगानेरी प्रिंट और बगरू का प्रिंट, तो सांगानेरी प्रिंट में भी ब्लू का विशेष प्रयोग मुझे देखने को मिला। और इसके बाद में जब मैं ब्रिज उदयवाल के संपर्क में आया, तो मैं जिस बात की चर्चा करना चाहता हूँ वो ये है कि इसको हमने क्राफ्ट के तरह से एक आइसोलेशन में रखा हुआ है। नील का उपयोग अब तक हम ये देखते हैं, पिछले मैंने कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि नील को क्राफ्ट के रूप में एज ए प्रिंटिंग मीडिया इसको यूज किया है। और कुछ बाद में जब ये प्रिंटिंग का दूसरी तरह से डेवलप हुआ, स्क्रीन प्रिंटिंग वगैरह हो गया, तो इसका मिसयूज भी हुआ। एंड नील के नेचुरल डाई या प्लांट डाई की बजाय जो है वो आपकी टॉक्सिक जो ये सारे कलर्स हैं वो आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा डिक्लाइन था, और उसकी वजह से कॉमर्शियली चाहे इसका बेनिफिट मिला हो, किंतु इससे प्रदूषण बहुत फैला, हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा हुई, और इससे नील की सारी जो कल्चर थी उसकी बदनामी हो गई। तो नील आंदोलन जो शुरू में गांधी जी के टाइम में चंपारण के समय शुरू हुआ था, उसका एक अलग तरह का रूपरेखा थी, उसकी एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस थी, और उसका स्वरूप बिल्कुल अलग था। किंतु जिस नील की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस रंग की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस वैभव की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस संस्कृति की हम चर्चा कर रही है, वो बहुत डीप रूटेड है। और बहुत दूर नहीं जाए तो हम यदि शाकंभरी माता सांभर की तरफ जाएं, तो शाकंभरी माता का जो नीलांबरा का जो उनका स्वरूप है, वो नील की देवी का ही स्वरूप है। वेदों में भी नील की देवी का, और वैदिक साहित्य में नील का, पौराणिक साहित्य में कृष्ण राम का, या आपने जैसा बताया कि शिव जी का जो वो है अलंकरण, वो नील से होता है। तो ये जो शाकंभरी माता है, ये अकाल के समय जब वर्षों तक धरती में अकाल पड़ा और सब तरफ सूखा व्याप्त हो गया, जब ह्यूमैनिटी क्राइसिस पर आ गई, सब लोग समाप्त होने की स्थिति में आ गई थी ऑलमोस्ट, जब डिक्लाइन हो गया था सिविलाइजेशन का, उस समय शाकंभरी माता का उदय हुआ, जो कि दक्षिण में भी प्रचलित है। राजस्थान के अलावा, सांभर के अलावा दक्षिण में भी शाकंभरी माता की मान्यता है। तो शी इज ए गॉडेस ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेशन की देवी है वो। तो वेजिटेशन की जो देवी, अकाल के समय में सबसे पहले जो वेजिटेशन की जो कल्चर डेवलप हुई, जिसको हम हर्ब्स के रूप में जानते हैं, वो शाकंभरी माता के रूप में, प्रति के रूप में, एक नेचर की बहुत बड़ी कहना चाहिए कि एक देन है, कि वो एक मोस्ट कहना चाहिए कि डिक्लाइन के समय ह्यूमन सिविलाइजेशन जब खतरे में थी, उस समय नील का की खेती का, वेजिटेशन का डेवलपमेंट हुआ। तो नीलांबरा देवी जो शाकंभरी माता है, जो नील की देवी है, उसमें नील वेजिटेशन का महत्व है। इस हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो नील का जो प्रादुर्भाव है, न केवल वैदिक साहित्य से, पौराणिक साहित्य से, किंतु आधुनिक समय तक जब प्रिंटिंग में हम लोग सांगानेर में आ गए और दूसरी जगह चले गए, तो इसका बहुत महत्व हमको देखने को मिल रहा है। इसके तकनीकी पक्ष पर उदयवाल जी ने आपसे बात की होगी, करते रहेंगे, और राठौड़ साहब आपने जिस तरह की बातें की वो तकनीकी पक्ष से बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु ये बात देखिए कि नील कमल का, हमारे यहाँ ब्रह्म सरोवर में नील कमल की बात होती है, जो बहुत पौराणिक मिथ है, माइथोलॉजिकल है। तो ये जो कल्पना, आज भी हम ब्लू रोज के बारे में बहुत कोशिश कर रहे हैं, किंतु वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ब्लू रोज, जबकि हमारी सबसे बड़ी चुनौती कि हम ब्लू रोज को पैदा करें।
तो ये एक बड़ी चुनौती है। किंतु जिस बात की मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि हमने कलाकारों के माध्यम से कोशिश की, कलाकार जो कि आर्टिस्ट हैं कम्युनिटी में, वो अपना डायलॉग क्राफ्ट्समैन के साथ में करें। और ये मेरे ख्याल में इस संवाद की जरूरत महसूस हो रही थी। मैंने पिछले 2-3 वर्षों में इसकी कोशिश की और मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए कि बुर्ज उदयवाल के साथ संवाद मैंने किया और उसके बाद इसको काफी लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया। और कुछ कलाकारों के समूह के साथ में हमने कलेक्टिविटा नाम से एक फॉर्मेशन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जिसमें क्राफ्ट्समैन के बीच में और कलाकारों के बीच में डायलॉग हो। और नील का विशेष रूप से जो प्राकृतिक नील है, इंडिगो का जो प्राकृतिक स्वरूप है, जो प्लांट से निकलता है इंडिगो, उसका उपयोग किया जाए। तो ये कोशिश हम कर रहे हैं और इस कोशिश में जो कि हमें वापस ऑर्गेनिक खेती की तरफ ले जाती है, प्रदूषण मुक्त खेती की तरफ ले जाती है, एक हमारे सांस्कृतिक नवबोध की तरफ हमारी तरफ हमें ले जाती है। तो ये जो प्रयास हमने किया है कलेक्टिविटा के फॉर्मेशन में, उसमें सेन जी अभी हमारे सामने बैठी हुई हैं, खड़ी हुई हैं, शी इज ऑर्गेनाइजिंग दिस। एंड उन्होंने एक विंडो बनाई थी उस सेमिनार के दौरान में, हमने उसकी एग्जीबिशंस भी की। राज्यपाल के यहाँ गवर्नर हाउस में भी हमने कलेक्टिविटा के फॉर्मेशन में हमने कुछ कलाकारों ने नील के पेंटिंग्स जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग थी उनका प्रदर्शन किया। तो इसी रूप में सेन जी ने एक विंडो बनाई जो कि नील के ब्लॉक से, वुडन ब्लॉक से एक विंडो बनाई जो बहुत पॉपुलर हुई। इट हैज बिकम ए सिंबल ऑफ ए न्यू कल्ट। तो ये जो कला और क्राफ्ट का या कला और शिल्प के बीच में जो संवाद की जो एक हमने नई खिड़की खोली है, ये संभावनाओं वाली खिड़की है। और इसके माध्यम से बहुत दूर तक, सुदूर असीम दूरी तक हम नील की चेतना को देख सकते हैं, इसको व्यापक रूप से इसका हम अनुभूत कर सकते हैं। और आने वाले समय में नील के एक समग्र जो स्वरूप है, कला का स्वरूप है, जिसमें हम क्राफ्ट को जो भी जोड़ के देख रहे हैं, उसको सागर की गहराइयों तक ले जा सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ी देन होगी। इसको सीरियसली हमको देखना पड़ेगा और इसके जितने लाभ हैं उनकी कोई यू कैन नॉट काउंट। आयुर्वेद में बहुत वैल्यू है, आर्ट में, क्राफ्ट में बहुत वैल्यू है, आर्किटेक्चर में बहुत वैल्यू है, कहाँ वैल्यू नहीं है। किंतु दुर्भाग्य से 1%, 2% भी हम इस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी चुनौती है और ये बहुत बड़ा मौका है कि हमको सब कुछ छोड़ करके एक बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम की तरफ बढ़ना चाहिए और वो नील की खेती या ऑर्गेनिक खेती की तरफ हमें जाना चाहिए। इससे क्राफ्ट, आर्ट, सिविलाइजेशन, कल्चर, हिस्ट्री, हेरिटेज, सब चीजों को जोड़ने के लिए नील एक बहुत बड़ा हमें संवाद, एक बहुत बड़ी कड़ी जुड़ सकती है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि सब लोग मिलजुल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैं आभारी हूं उन लोगों का जिन्होंने मुझे मौका दिया, विशेष रूप से इस प्लेटफॉर्म का भी जिन्होंने मुझे संवाद का मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए लेके जाएंगे यूनुस खिमानी सर के पास, जो आर्ट एंड डिजाइन में बहुत आगे से, बहुत ही समय से आगे से इसको इंडिगो से जुड़े हुए हैं, वो हमेशा देखते हुए आए हैं। हम उनके पर्सपेक्टिव से जानना चाहेंगे हाउ इंडिगो। मैं आखिरी में जाऊं तो अच्छा रहेगा क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इंडिगो अब उदयवाल जी को बोलने दीजिए, गोपाल सैनी जी को बोलने दीजिए, फिर बाद में मैं बात करूंगा। ठीक है सर। अब हम गोपाल सैनी सर की तरफ जाएंगे। मैं गोपाल सैनी की तरफ बाद में आना चाह रही थी क्योंकि वो सबका ही फेवरेट टॉपिक है और वो जब शुरू होगा इंडिगो के बारे में हमारे साथ साथ, तो एक सबसे बड़े स्केल से हमने बात शुरू की थी और हम छोटे स्केल पे आना चाहते थे, लेकिन हम जारी रखते हुए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट गोपाल जी से निवेदन करेंगे कि वो आप इंडिगो के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और आज जो ये नीले रंग की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए हम जिस जगह बैठे हैं और जिस आकाश के नीचे बैठे हैं, हमारे सिर के ऊपर नीला आकाश है। तो नीला, और राठौड़ साहब ने कहा कि हर धर्म में जाए, क्रिश्चियन में जाके देखिएगा, चाहे मुस्लिम में देखिएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि परम पिता जो एक महान शक्ति जो है, जो हम सब पे कार्य कर रही है,
उस शक्ति ने अनेक रूप धारण कर रखे हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म के माध्यम से हो, चाहे ईसाई धर्म से हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे कोई सी भी धर्म का जो अनुयायी हो या धर्म को मानने वाला हो, तो नीले रंग से बेशक क्यों जुड़ेगा, क्योंकि नीला रंग बहुत ही गहराई का रंग होता है। विष्णु का रंग जो सृष्टि को रचाए है, विष्णु, कृष्ण, राम, ये सभी नीले रंग के हैं, क्योंकि ये एक जो सृष्टि को रचाया है, क्योंकि सृष्टि ही खुद नीली है, सागर का रंग नीला है जो गहराई को प्रतीक करता है, विचारों को चिंतन की गहराई होकर बादल होकर फिर पृथ्वी पर गिरता है तो सारा जग चेतन हो जाता है और मन प्रफुल्लित हो जाता है, सुकून देता है। नीला रंग, नीला कलर विशालता का प्रतीक है, अति अनेक भावनाओं से को समेटे हुए नीला रंग है। तो और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस नीले रंग के साथ से जुड़ा, और नीली पॉटरी जो जयपुर के नाम से विश्व में फेमस है, ब्लू पॉटरी यानी नीला पात्र। जयपुर, जैसे अशोक जी ने भी कहा कि नीला रंग क्योंकि बहुत गहराई है, सागर की गहराई है। राठौड़ साहब ने भी कहा कि क्योंकि प्रभु का आस्था, जैसे उन्होंने ब्लू मॉस्क की जो मस्जिद में उन्होंने देखा कि ब्लू मॉस्क के अंदर ब्लू रंग की टाइलों का प्रतीक है। तो मैं थोड़ा ब्लू पोट्री के थोड़ा सा इतिहास में लेके चल रहा हूँ। तो ये जो जयपुर की जो ब्लू पोट्री आज जो जयपुर के नाम से दुनिया में जानी जाती है, वो बेसिकली पर्शियन आर्ट है, और वो पर्शिया से मुगलों के साथ में हमारे यहाँ उसका आगमन हुआ। और जो ब्लू मास्क है, जो उसमें वो जो टाइलें लगी हुई है, वो नेचुरल ब्लू पॉटरी की टाइल है। आज अगर आज का इतिहास देखें तो आज वहाँ ब्लू पॉटरी का नहीं, वो पॉटरी का है, पोट्री रह गई है सब जगह। लेकिन जो ब्लू पोट्री जो चल के हमारे यहाँ भारत में आई, और भारत से जयपुर में जैसे महाराजा सवाई राम सिंह जी द्वितीय साहब जो कला प्रेमी थे, हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने उस कला को प्रोत्साहन दिया। वैसे सभी कलाएं राजाश्रम में फलती है, फूलती है और विकसित होती है, लेकिन नीले रंग की जो आभा ब्लू पोट्री जो है, वो उसको उन्होंने काफी प्रोत्साहन दिया, और समय के अनुसार धीरे धीरे उन आर्टिजनों को भी प्रमोट किया। धीरे धीरे उनके बाद में जो उनको सपोर्ट नहीं मिला, तो बाद में धीरे धीरे ये कला लुप्त हो गई। सन 1962 में जयपुर की महारानी गायत्री देवी जी और केंद्रीय मिनिस्टर कमला देवी चट्टोपाध्याय के सहयोग से पद्म श्री आदरणीय कृपाल सिंह जी जो मेरे गुरुजी हैं, उनको इस कार्य का बेड़ा उठाना पड़ा, और ये कार्य उन्होंने बहुत ही खूबी से उनको इस ब्लू पोट्री की, वो कहते थे कि मुझे ABCD भी मालूम नहीं है। वो बेसिकली एक बहुत बड़े अच्छे कलाकार थे, पर उन्होंने इसको एक स्वीकार किया। एक चैलेंज था उनके लिए कि क्योंकि जो सवाई राम सिंह शिल्पशाला जो खोली थी, उसमें सभी कलाओं के साथ साथ में ब्लू पोट्री भी रखी थी। तो उन्होंने जो ब्लू पोट्री के जो सन 1835 से 68 से कार्यकाल में जो हुई, उस परिवार के व्यक्ति को ढूंढा और उससे बारीकी जानकारियां ली, और उन्होंने अपने तरीके से उस ब्लू पोट्री को डेवलप किया, और आज आप सभी के सामने है। जो नीला रंग है वो बड़ा सुकून का रंग होता है, शांति भी प्रदान करता है। जब दुनिया में बहुत सी पॉटरी बनती है, बेसिकली नीले रंग की कई जगह पॉटरी और जगह भी बनती है,
लेकिन जो हमारी जो जयपुर की जो ब्लू पॉटरी है वो सिलिका से बनती है। दुनिया में जितनी पॉटरी बनती है वो क्ले से बनती है, और जो सिलिका से जो पॉटरी बनती है जो जयपुर की, उसके साथ में जो नीला रंग निखार लाता है, जैसे शिव के मस्तिष्क में चंद्रमा निखार लाता है, उसी प्रकार से ये जो नीला रंग है देखते ही हमें मोहित करता है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैंने एमए करने के बाद में मैंने पीएचडी करने का सोचा, और मेरा जो पीएचडी का सब्जेक्ट था कृपाल सिंह जी की कला साधना। तो मैं जब उनके यहाँ आता जाता था और जब देखा कि ये ब्लू पॉटरी का काम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ हो रहा है, और मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने अपना कैरियर इसी में बना डाला। और आज मैंने यथा प्रयास करके इस ब्लू रंग के साथ मैं अपने आप को समावेश कर लिया, और इसमें बहुत सी ब्लू पॉटरी में जो नई चीजों को इसमें इन्वॉल्व किया। जैसे आप राठौर साहब कह रहे थे इंटीरियर वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो हमने उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस ब्लू पॉटरी में उन चीजों को किया जो इंटीरियर में जो भी काम आ सके, जो सजावट के काम में आ सके। हाउस जब मकान में रखा जाए तो वो एक अपने आप को बड़ा सुकून दे, और बड़ा, क्योंकि जो हाउस अपना जो होता है वो घर एक मंदिर होता है, और मंदिर में जब नीला पात्र नजर आए तो वहाँ प्रभु की से सम्मुख उससे जुड़ाव हो जाता है। तो नीले रंग की महिमा तो बड़े नीलकंठ महादेव, और जो नेचुरल जो जो बातें अभी आपने अशोक जी ने बताई कि नीला रंग हमारे इतिहास के साथ में भी, और जो नील रंग की जो देवी जो है, तो हमारे भारतवर्ष में तो ये तो सत्य बात है कि हमारा भारतवर्ष एक आध्यात्मिक देश है, और कोई न कोई देवी देवताओं को हमारे हर चीज से जुड़ाव रहा है। तो नील की देवी जो है, तो बेसिकली आपने ब्रजवल्लभ जी भाई साहब जो है, जब मैं इस ब्लू पॉटरी से जुड़ा तो आज से मैं समझता हूँ 28 साल पहले ब्रजवल्लभ जी से मेरी मुलाकात हुई। वो मेरे यहाँ अक्सर आया करते थे, और ये बखूबी नीले रंग के तो जो है नील का जो प्रयोग करते हैं। और मेरा जो ब्लू पॉटरी का जो इसलिए जो तालमेल बैठा, जो बड़ा ही हमारा जो कहने का मतलब कि एक कलर जो ठंडा रंग, जो नीला ठंडा रंग है, और ब्रजवल्लभ भाई साहब भी बड़े धैर्य वाले हैं, तो नीला रंग जो है अपने आप पे ठहराव वाला रंग है। तो नीले कलर के बारे पे अगर जितना बोला जाए, लिखा जाए, और नीले रंग के साथ में जो किया जाए, वो बहुत ही सुकूनदायक होता है। चाहे कपड़ों में लीजिए, चाहे बर्तनों में लीजिए, चाहे बिल्डिंग में लीजिए। जैसे बताया कि महलों के अंदर भी, जैसे बादल महल बना करते थे, महाराजा जब शांति के लिए जाते थे, तो वहाँ एक बादल महल भी, जयपुर में भी हमारे यहाँ बादल महल बना है। तो वहाँ जाके वो अपने आप को अच्छा फीलिंग महसूस करते थे। तो ये कलर की ही महिमा है, नीले रंग का महत्व है। ये बात बहुत ही तो आज सुंदर हम कही। जो ये बात आपने बहुत ही सुंदर कही कि बादल महल का बारे में जब भी बात हुई, कल भी बात हुई थी, तो इसके बारे में लोगों ने जो बताया था, क्योंकि उन्होंने उसको महसूस किया हुआ था, लेकिन उसको कल जब इस नील का हमारी शुरुआत हुई वेबिनार में, और आज भी आप यूज कर रहे हैं, तो लोग अपने आप को बहुत ही जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। और आपने जिस हिसाब से इस बारे में रखा, तो मैं इसमें ज्यादा एक चीज और जानना चाहूंगी गोपाल सर, कि अगर आप कोई एक वहीं पे स्टूडियो में बैठे जी, हैं, कोई पोट्री नीले रंग की दिखा के उसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ, तो थोड़ा मतलब कि कुछ नए लोग हमसे अभी जुड़े हैं अभी-अभी, और मैं उन सबका स्वागत करती हूँ। तो उन जी, लोगों जी, का कहना है कि हमें कुछ ब्लू पोट्री भी दिखा दी जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे अशोक जी ने कहा
कि हम नील कमल की खेती में काफी हम कोशिश कर रहे हैं कि नील कमल को भी उगाया जाए। तो मैं आपको बताऊं, ब्लू रोज की बात कही मैंने, नीले गुलाब की। हाँ रोज नीले, हाँ तो मैं रोज हो या कमल हो, पुष्प होना चाहिए नीला, तो उसकी बात ही महिमा ये देना बेटा जी। मानसरोवर में है नीलकमल, तो है उपलब्ध जी, बहुत सुंदर है। So beautiful. ब्यूटीफुल। ये नीला नीलकमल, एक नील का गहरा। हाँ। सर इन दोनों रंगों के बारे में बताइए, दो अलग अलग शेड हैं। बहुत सुंदर है। अच्छा, ये दोनों देखिए जहां ब्लू पॉटरी, मैंने कहा कि नाम से ही ब्लू कलर के नाम से ही जानी जाती है। बेसिकली इसका नाम आतिके है और संगीने पर्शियन नाम है, लेकिन ये जो ब्लू कलर है, इसमें ब्लू पॉटरी जो है टर्कोइज, लाइट एंड डार्क, यानी गहरा नीला और हल्के नीले की वजह से ही ये ब्लू पॉटरी जानी जाती है। और मैंने इन दोनों में, एक में ये लाइट का इस्तेमाल किया गया है और एक में डार्क ब्लू का इस्तेमाल किया गया है। बाकी धीरे धीरे इस समय जो अनेक ये जो कलर्स जो था, ये टोटली मेटेलिक ऑक्साइड्स कलर्स है। इसमें कई कलरों का समावेश धीरे धीरे इस युग के हिसाब से, जो साइंस का जब युग आया तो इस पे सर्वे हुआ कि बेसिकली ये है क्या, तो पता लगा ये मेटेलिक ऑक्साइड है। इसीलिए फिर इसमें जैसे क्रोमियम ऑक्साइड है, टिन ऑक्साइड है, तो ऐसे अनेक कलरों को समावेश करके इसमें इन्वॉल्व किया और बहुत सारे कलरों को इसमें हमने देखा और उसकी सुंदरता के आधार पर इस ब्लू पॉटरी को और निखार लाने की कोशिश की गई है। ये देखिएगा ब्लू, ब्यूटीफुल। ये ब्लू पॉटरी का ब्लू कमल। जनरली मैं बेसिकली हमारे जो गुरुजी थे, ब्लू पोट्री पे कमल को काफी बनाया करते थे, बहुत बनाते थे। तो मैंने सोचा कि क्योंकि वो विद्या तो मैंने उनसे सीखी है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा अपना अलग तरीके से क्या है, तो मैंने कमल की पंखुड़ियों को लेके और मैंने इस तरह का ये कंपोजिशन बनाया सारे। बहुत सुंदर जी। जैसे पिंक कलर में है और इसमें कार्विंग का काम होता है। ये देखिएगा आप, ये देखो कार्विंग होती है, जो आप इसको जब टच करते हैं तो आपको ये फीलिंग होती है कि जो नेचुरल पत्तियों में एक ग्रे जो नजर आती है, नसें जो नजर आती है, तो उसका आभास आपको होता है सारा। ये संगीता जी अच्छी तरह जानती हैं क्योंकि ये आए हैं और इन्होंने काफी अच्छा देखा है। सर आप मेरे गुरु रहे हैं। तो कह रहे हो ये जो जयपुर, यस सर, अब मैं जो जयपुर की ब्लू पोट्री का जो नाम आज ब्लू पोट्री के साथ में जयपुर का नाम भी जयपुर की पोट्री को सजे हुए है, जो विश्व में अपना एक स्थान बनाए हुए हैं। और वो महिमा नीले रंग की है, जो नील के बारे पे आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, नीले रंग की। जो अब मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम नील यानी नील जो की बात करें, तो अगर हम नील का इस्तेमाल अगर हमारी इस ब्लू पोट्री में करते हैं तो वो ब्लैक आता है। नील का इस्तेमाल इसमें करते हैं तो वो कलर डार्क ब्लैक आता है। तो ये कलरों को, जो नेचुरल कलरों का, अगर हमने जैसे नील, उदयवाल जी बता रहे कि वो नील की खेती करते हैं, अगर हम उस नील के रंग को अगर हम इस अपने पॉटरी में करते हैं तो ब्लैक हो जाता है। तो ये सर आपने कोबाल्ट ऑक्साइड ही है जो हम। हाँ सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने जो ये लास्ट बात बताई कि नील के उपयोग से उसमें कालापन आ जाता है, इसीलिए आप ऑक्साइड वाले कलर यूज करते हैं जिससे कि एक्चुअल नील को पा सकें, नीले कलर को।
तो इसी के बारे में, जैसे कि आपने खुद ही इस बात को रख दिया है कि जब नील की बात पे आ ही गए हैं हम, तो ब्रिज से हम ये जानना चाहेंगे कि जब वो दाबू प्रिंटिंग करते हैं, तो उसकी जो महिमा एक कपड़ों पे आती है, टेक्सटाइल्स पे आती है, तो वो किस तरह से अपनी खूबसूरती बिखेरती है? जी, धन्यवाद। आपने मुझे विषय पर आने के लिए बोला। जैसा कि आपने कहा कि दाबू, यहाँ पर आऊंगा कि दाबू से हमारा मतलब है किसी क्षेत्र को, कपड़े के किसी एरिया को दाबू से दबा देना, मतलब कवर देना। तो यहाँ दाबू से तात्पर्य है दबाना, मतलब हमने उस क्षेत्र को छालों की सहायता से कपड़े को दाबू से दबा दिया। चूंकि दाबू एक विषय है जो कि राजस्थान को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ की जलवायु को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ की अवस्थाओं को रिप्रेजेंट करता है कि हम सूखे प्रदेश वाले लोग हैं। तो जब बारिश होती है और दिवाली नहीं जाती है और धीरे धीरे पानी जमीन सूखने लगती है, तो उसके बाद में जो रह जाता है वो एक मिट्टी होती है जो विशेष स्थानों पर ही मिलती है। काली मिट्टी होती है जिसमें कि आस से बही बहुत सारी जड़ी बूटी भी उसमें शामिल होती है। ये काली मिट्टी ही दाबू बनने के लिए मुख्य इंग्रेडिएंट के में काम आती है। दाबू जो कि एक पेस्ट होता है, दाबू की एक मिश्रण होता है, ये 4 चीजों से बनता है, जिसमें मिट्टी, चूना, बीधन, जो गेहूं जो गोदामों में बीध जाता है जिसमें घुन लगता है, और उस साथ में गोंद, ये चारों का एक मिश्रण बनता है। एक इसका निश्चित अनुपात होता है, इस अनुपात के अनुसार ये मिश्रण दाबू बनकर कपड़े पर छापे के द्वारा कपड़े को दबाने के काम आता है। तो जिस क्षेत्र को छापे के द्वारा दबा दिया गया है वो क्षेत्र नीचे रहने के कारण, मतलब दाबू के नीचे रहने के कारण रंग नहीं पकड़ता है, और बाकी का क्षेत्र सफेद है वो रंग पकड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर 2 चीज हुई। एक क्षेत्र जिसने रंग पकड़ा, एक क्षेत्र जिसने रंग नहीं पकड़ा, जो कि दबा हुआ है। दबा होने के कारण उसके नीचे से रंगने के बाद धुलाई की जाएगी। तो जिस प्रकार से वैक्स द्वारा, मोम के द्वारा सर आप अनम्यूट हो गए हैं। ब्रिज सर, आप अनम्यूट हो गए हैं। विशेषकर बगरू में और सांगानेर में, जयरामपुरा, काला डेरा और अन्यत्र ऐसे स्थान जहां पर की दाबू का प्रयोग किया जाता है, जिसमें स्मार्ट सिटी और छिपो का अकोला और बाड़मेर और उसके साथ में और ऐसे अन्यत्र स्थान जहां पर की दाबू का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के ही ये स्थान है जहां पर करके रेजिस्ट का काम किया जाता है, मड रेजिस्ट का प्रयोग किया जाता है और कपड़ों में रंगत दी जाती है। यहाँ पर हम विषय है हमारा नील, लेकिन मुझे इंगित किया गया है दाबू के विषय में बताने के लिए, दाबू के बारे में मैंने बताया। इसी के साथ में नील के बारे में सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि नील जो कि पूरी दुनिया में 80 लाख टन सिंथेटिक इंडिगो का प्रयोग किया जाता है, और इसी के साथ आते कि पूरी दुनिया में अगर 100 किलो रंग की जरूरत है तो 98 किलो रंग जो है वो नील है, और बाकी के रंग जो है वो 2 किलो में ही आते हैं। क्योंकि नील एक ऐसा रंग है
जो बहुत से रंगों को बनाने के लिए सहायक सिद्ध होता है। जैसे हम आरजीबी में 3 रंगों में से अगर हम स्थान चुनेंगे तो नील का सबसे बड़ा स्थान है, उसके बाद रेड आता है, उसके बाद येलो आता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि नील जो हमारा मुख्य रंग है और जिसका स्रोत भी एक ही है, अन्य रंगों के स्रोत अनेक हो सकते हैं, लेकिन नील का स्रोत एक ही है और भारतवर्ष उसमें दादा है, परदादा है। हमको देखने को मिलता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा के काल से ये हमारे नोटिस में है, उससे पहले भी थी, क्योंकि रंगत तो बहुत सारे इराज में थी। उससे पहले बहुत से, जब हम त्रेता युग में थे, द्वापर युग में थे, तब भी रंगों का प्रयोग होता था। और ये प्रामाणिक बात है कि जब भी नीले रंग के प्रयोग के रूप में कपड़ों को रंगने के लिए या दूसरे प्रयोगों के लिए, वो चाहे इंक बनाने के लिए हो, चाहे सर के बाल काले करने के लिए हो, चाहे मेडिसिन के लिए हो, चाहे कॉस्मेटिक्स के लिए हो, चाहे फूड कलर्स के लिए हो, और चाहे अन्यत्र प्रयोगों के लिए हो, नील, नीले रंग के लिए सिर्फ और सिर्फ नील ही एक संसाधन है, था, और आगे भी पता नहीं दूसरा कुछ आएगा, नहीं कह सकते। लेकिन दूसरे रंगों के लिए कई सारे हमको ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं। मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा कि क्योंकि हम 45 मिनट से पहले ही आगे बढ़ चुके हैं और हमको, मेरी लालसा है कि हम खिमानी साहब को सुने, और ताकि हमको पता चले कि इतिहास उसके बारे में क्या कहता है, और ऐतिहासिक बातों को जानकर हम अपने आप में किस प्रकार के परिवर्तनों को ला सकते हैं। क्योंकि आपका अनुभव ऐसा अनुभव है जिसमें आप पूरे दुनिया के साथ में इंटरेक्शन करते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा खिमानी साहब से कि वो अपने मुखारबिंद से हमको गाइड करें। सर, आप थोड़ा सा इसके फ्यूचर के बारे में भी बताइएगा, जो आप मुझसे भी शेयर कर रहे थे जब हमारी बात हुई थी। तो वो बहुत ही खूबसूरत था कि हम नील को 2D सरफेस पे भी पेंटिंग के द्वारा किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो इसके बारे में कलाकार और कला से जोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप इस पे रख सकते हैं। नमस्कार सभी को। मैं एक छोटा आदमी हूँ, यहाँ सब लोग नील के एक्सपर्ट्स हैं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं आजकल पेंटिंग भी करता हूँ, ड्राइंग भी करता हूँ, स्कल्पचर भी करता हूँ, और मेरा नील से जो वास्ता है वो शुरू हुआ कहीं ना कहीं मैं जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट्स एंड डिजाइन IICT में ज्वाइन हुआ और मैं वहाँ डीन था। तो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो, उनको मैं नील के बारे में जानने के लिए भेजता रहता था, वो देवाल जी के पास भी भेजा करता था। और मुझे नील में काफ़ी दिलचस्पी हुई। और केमिकल कलर्स तो देखो एक दिन जाना ही है उनको। बात ये है कि हम ये डिसीजन कब लेंगे? एक दिन बैन हो जाएगा तब लेंगे कि अपने आप लेंगे, है ना? एक दिन हमें हम पर एक मजबूरी से एक फोर्स आने वाला है कि अब से केमिकल कलर यूज ना करो, है ना? तो खुद जो करना हो के करना इज ऑलवेज बेटर। सो मुझे ये लगता है, फिर मैं सिटी पैलेस में था, सिटी पैलेस में भी मैं नील का सारा देखता गया। ये जो बादल महल की बात है, तो बादल महल हमारे पास ही था सिटी पैलेस में, तो मैं वहाँ भी आता जाता रहा, है ना? तो नील के साथ उस तरह से एक मेरा एक इमोशनल रिलेशनशिप है। लेकिन सिर्फ नील क्यों, हम सारे नेचुरल प्रोसेसेस को देखने चाहिए, है ना? नेचुरल डाइज को देखने चाहिए। और मुझे आजकल हम लोग पेंटिंग करते हैं, और पेंटिंग में हम लोग ज्यादातर कैनवास पे करते हैं, और कैनवास पे हम लोग प्राइमिंग करते हैं और उसके ऊपर फिर ऑयल और एक्रेलिक या ऐसे माध्यम से काम करते हैं। अब होता क्या है कि ये पेंटिंग प्रोसेस जो है उसमें कपड़ा और रंग कांटेक्ट में ना आए, इसलिए उसके बीच में प्राइमर होता है ना?
तो इसको फिर टेक्सटाइल से जोड़ तो नहीं सकते, है ना कहीं, क्योंकि ये एक अलग प्रोसेस हो गया कि लेकिन ऑर्गेनिक वही होता है जो मटेरियल से जुड़ा हो, है ना। और हमारी जो हैंड पेंटेड टेक्सटाइल की जो ट्रेडिशन है, यही है कि डाई से आप कपड़े पे पेंटिंग करो। तो मुझे काफी अब मन हो रहा है कि उस चीजों को देखा जाए, है ना। हमारे पास बहुत सारी हैंड पेंटेड टेक्सटाइल की ट्रेडिशन है, जो जो बहुत विख्यात है, बहुत अच्छी है, कलमकारी है। आंध्र प्रदेश में मुझे कला हस्ती जाके एक बार 2-3 महीना रह के सीखना है कलमकारी। फिर माता की पछेड़ी है गुजरात में, फिर राजस्थान में भी काफी सारी, दाबू भी कहीं ना कहीं हैंड पेंटिंग से ही है। आजकल वो ये ब्लॉक से होता है, लेकिन वो ट्रेडिशन हैंड पेंटिंग से ही आई है। तो अब हिस्टोरिकली देखें तो इंडिको, यूरोप के पास इंडिको तो था ही नहीं, वेस्ट की, जिसको हम वेस्ट बोलते हैं, पश्चिम, उसके पास तो इंडिको था ही नहीं। वो लोग, उनको इंडिको जब कब मिला कि जब वो लोग हिंदुस्तान आए, है ना। ब्रिटिश जो इंडिया आए, वो इंडिको के लिए तो नहीं आए, है ना, वो स्पाइसेस के लिए आए थे। और स्पाइसेस में भी उनको सबसे ज्यादा असाफोतीदा की जरूरत थी, हींग, है ना। हींग क्यों? क्योंकि वहाँ जो जो मीट होता है, जो मांस प्राणी का, उसको प्रिजर्व करने का उस जमाने में कोई तरीका नहीं था। और हींग एक प्रिजर्वेटिव है। अगर हींग की पेस्ट आप मीट पे लगा दो तो वो काफी दिन तक फ्रेश रहता है। और तब रेफ्रिजरेशन तो था नहीं, तो उनको हींग चाहिए थी, और उनको पता था कि हींग इंडिया में, तो कहीं ना कहीं हींग इज द कल्प्रिट हमारा कॉलोनाइजेशन के लिए। और उनको फिर उसमें इंडिगो मिला एक बोनस के रूप में। इसलिए 17th सेंचुरी से जितना पेंटिंग यूरोप में देखा जाता है, उसमें ब्लू कलर आने लगा। पहले ब्लू कलर वो लोग करते थे, लेकिन वो ब्लू बहुत महंगा होता था क्योंकि स्टोन से मिलता था। और ये वेजिटेबल जो इंडिगो है, वो उनके पास नहीं था। इसलिए वो बहुत ही कम यूज होता था, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ता था। 17th सेंचुरी से स्पेशली इंग्लिश पेंटिंग, मुझे वक्त नहीं मिला कि मैं कोई प्रेजेंटेशन बनाऊं, वरना मैं प्रेजेंटेशन भी बनाता और ये पेंटिंग दिखाता भी। लेकिन मुझे लगता है सबसे पहले और सबसे ज्यादा यूज किया है ब्लू का ब्रिटिश आर्टिस्ट जो थे गेन्सबोरो, उन्होंने। और वहां से ब्लू का खूब इस्तेमाल वेस्टर्न आर्ट में होने लगा, और वो सारा इंडिगो से पेंट बनता था, और वो सारा इंडियन इंडिगो से ही बना है। तो ये एक हिस्टोरिकल वो है एंगल। हमारे यहाँ भी जहाँ पेंटिंग का सवाल है, ब्लू बहुत कम यूज होता था पहले से, क्योंकि ब्लू ज्यादातर स्टोन से मिलता था। लापिस लाजुली तो आपको पता ही है कि वो सबसे ज्यादा फेमस था। तो बस तो लेकिन धीरे धीरे ये वेजिटेबल इंडिगो यूज होने लगा, और ब्लू की मात्रा हमको आर्ट में देखते हैं तो बढ़ने लगी। बस मेरा तो मानना यही है कि हमें एक मिडिल पाथ पे चलना पड़ेगा। मैं ऑयल पेंटिंग के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद करता हूँ। मैं एक्रेलिक पेंटिंग के खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं खुद करता हूँ। लेकिन उसकी तरफ जाना चाहिए जहाँ जहाँ एक ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म बने। मैं आजकल पेपर मैशे में काम कर रहा हूँ,
तो पेपर माशे में भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं नेचुरल डाइज का प्रयोग करूँ, इंडिगो का प्रयोग करूँ। तो उदयवाल जी के पास मैं कब जाने वाला हूँ और उनसे मुझे सीखना होगा कि मैं कैसे काम करूँ। बस यही है, मैं कोई इंडिगो एक्सपर्ट नहीं हूँ, सॉरी। बस मेरा इतना ही सबमिशन है। थैंक यू सो मच सर, यूनू सर। आपके एंगल से जब उस चीज को पता लगा तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं और उस क्वेश्चंस में है नील या इंडिगो अगर कहें तो आप सबको सुनकर एहसास हुआ कि वो इन अ वे ओमिनी प्रेजेंट है, तो क्या हमें वाकई उसको बचाने की जरूरत है? क्या उसकी अपनी कोई एक खुद की जगह नहीं है? क्वेश्चन फॉर थिमानी सर। ये जो बचाने का मामला है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं खटकता है। हमें कोई चीज बचाने की जरूरत नहीं है ना। ये प्रकृति का नियम है, जो बचता है वो अपने आप बचेगा। और ये बहुत बड़ी ट्रेडिशन है, हम बहुत छोटे हैं, है ना। हमें इसको बचाने का, काफी बार मुझे लगता है कि बचाने का जो मामला है वो म्यूजियम में चला जाने का मामला है ना। I mean, you see, when we see a museum, everything in a museum is dead. You know, museum is not about living tradition. Museum is about the gone tradition, the tradition that is finished. You know, and so when we talk about preservation, when we talk about conservation, we have to realize that we will walk into a museum, and these are living traditions, है ना। ये सारे living traditions है, और ये अपने आप जिएंगे, है ना। ये अपने आप इनका पुनरुत्थान एक दिन जरूर होगा। तो हमें बचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उसके बारे में कॉन्शियस होने की जरूरत है। उसके बारे में हमें जागरूक होने की जरूरत। मुझे लगता है बचाना ये एक गलत एंगल है ना। हम क्या बचा सकते हैं? इंडिगो तो बहुत बड़ी ट्रेडिशन है और हम तो बहुत छोटे लोग हैं। सर, आई थिंक अनुज आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और अगला एक क्वेश्चन आया है गोपाल सर आपके लिए कि ब्लू पॉटरी ही क्यों कहते हैं, रेड या ग्रीन पॉटरी क्यों नहीं कहते? ये अक्षय जैन जी ने पूछा है क्वेश्चन। सर आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए गोपाल सर। हेलो, हाँ यस सर। मैं ये कह रहा था कि जैसे ब्लू पॉटरी को ब्लू पॉटरी ही क्यों कहते हैं, ग्रीन पॉटरी, ब्लैक पॉटरी और पॉटरी क्यों नहीं कहते हैं? बेसिकली इस पॉटरी में जब से इसका आविष्कार हुआ तब से इसमें ब्लू कलर का ही इस्तेमाल होता है, और ये एक अपने आध्यात्मिक धर्म से जुड़ के ही इसमें इस्तेमाल होता था। इसमें लाइट और डार्क कलरों का ही इस्तेमाल होता है। जो ब्लू पॉटरी का जो ब्लू नाम है वो अंग्रेजों का दिया हुआ है। मैंने पहले बताया था कि एक हाथी के या संगी ने कहा जाता था, ये बेसिकली पर्शियन आर्ट है। तो ब्लू कलरों की वजह से इसका नाम ब्लू पॉटरी पड़ा है, जो हमें एक बहुत सुकून देता है और हमारे आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको ब्लू पॉटरी कहते हैं। ब्लैक का इस्तेमाल ज्यादा नहीं, आप देखिएगा इसमें ज्यादातर ब्लू जो मैंने बताया कि सिलिका के साथ में जो ब्लू कलर का निखार आता है वो एक अपने आप में एक अलग ही है होता है। वो किसी पॉटरी में इतना ग्रेस ब्लू में नहीं आता जो इस जयपुर की ब्लू पॉटरी में आता है। राइट सर। सर इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपसे आगे पूछूंगी। उससे पहले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राठौर सर आपके लिए है। इंडिगो एज अ कलर डिजाइन में कैसे इम्पैक्ट करता है?
सर आप म्यूट हैं। या डिजाइन में ब्लू का बहुत महत्व है। अभी आप देखें आपके सामने एक CCWA का लोगो भी है, जिसके बैकग्राउंड में ब्लू कलर है और आगे व्हाइट से अक्षर इंगित है। तो वो, और आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स या कहीं पे भी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, जितने हमारे साइनेज होते हैं उसके अंदर भी ब्लू एंड व्हाइट को जो है इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज आप इसमें आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो ब्लू का बहुत इंपॉर्टेंस है। वैसे तो ब्लैक और व्हाइट जो होता है उसमें मैक्सिमम कंट्रास्ट होता है, तो फिर भी हमने देखा कि दस्तावेज में हम जब इंक यूज करते हैं जनरली ब्लू इंक से ब्लू इंक ही इस्तेमाल की जाती है। तो ब्लू जो है व्हाइट के ऊपर बिल्कुल आपको कोई भी व्यक्ति आसानी से देख सकता है, एक तो ये चीज है। तो ब्लू एक्चुअली प्रेजेंट्स ए वेरी गुड कंट्रास्ट विद व्हाइट बैकग्राउंड। और व्हाइट जो है एक ऐसा रंग है जो सभी रंग का मिक्सचर है। सो ब्लू और व्हाइट जो है, आई थिंक दे आर वेरी वेल रिलेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड, अगर आप सिर्फ रंगों की बात करें। बाकी जो ब्लू के जितने यहाँ पे गुणीजन है उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, पर मैं फिर दोहराना चाहता हूँ क्योंकि ये सवाल आया है। एक तो ब्लू जो है, जो सैनी साहब ने बोला, विशालता का प्रतीक है। गहराई, पानी से शायद ये आया होगा ये, कि गहराई का भी प्रतीक होता है। जितना गहराई बढ़ती पानी के अंदर, जो नीला रंग है वो और गाढ़ा होता जाता है, यानी इट टर्न्स इनटू ब्लूइश ग्रीन एंड ब्लैक एंड लाइक दैट। तो वो गहराई का भी प्रतीक है, विशालता का प्रतीक है, वो प्रतीक है, ठंडक का प्रतीक है ना। आंखों को बहुत ठंडक मिलती है, इट इज अ कूल कलर। कलर का भी नेचर ऐसा है कि वो ठंडक प्रदान करता है। और ब्रह्मांड का भी प्रतीक है एक तरह से, स्काई को भी दर्शाता है। मैंने कहा कि जैसे डोम भी हम देखे, मैंने कुछ चित्र दिखाए थे, तो डोम जो रिप्रेजेंटेशन है कि डोम भी स्काई का रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से, इसीलिए शायद उसका रंग भी नीला हुआ। ये मेरा मानना है, ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट शायद ये चीजें सिंबॉलिक होती हैं और इसी तरह से लोग उनको इंटरप्रेट करते हैं। थैंक यू सो मच सर। आई होप अक्षय आपको आपका आंसर मिल गया। एंड ये एक क्वेश्चन है अंदाज की तरफ से। We just read the indigo is associated with spirituality, but in India, when we are talking about our dhams, we don't see much influence of Neel. Why is that so? जैसे केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, ये सारे धाम हैं हमारे, तो हम स्पिरिचुअलिटी की जब बात करते हैं तो नील का बहुत ज्यादा वर्णन आता है, लेकिन उसमें देखने को नहीं मिलता फिजिकल रूप में, ऐसा क्यों? So this question, I think, I invite anyone to come forward because all are here. मुझे जवाब देना इसका, आप मुझे अलाउ करेंगी? Sir, please. हाँ, जैसा कि हम लोग छिपा लोग हैं और वैष्णव है, तो हम लोगों ने कभी भी नील रंग का खुद के द्वारा, मतलब हम खुद नील रंग को नहीं रंगते थे। मतलब नील रंग को रंगने के लिए नीलगर हुआ करते थे, क्योंकि जैसा आपने प्रश्न था कि 4 धामों में या गर्भगृह में, कल भी हमने बात की थी कि गर्भगृह में नील रंग का प्रयोग नहीं होता है। उसका कारण है कि नील रंग हमको पत्तों से निकालने के लिए फर्मेंटेशन का माध्यम चुनना पड़ता है, और फर्मेंटेशन जो है वो एक जीवित प्रक्रिया है। उस जीवित प्रक्रिया में जीवाणु होते हैं। जीवाणु जब होंगे तभी नील रंग को किसी पर भी अप्लाई करना उचित होगा या किया जा सकता है। तो इसी वजह से, फर्मेंटेशन की वजह से, किण्वन की वजह से गर्भगृह में या भगवान को नीला रंग नहीं अर्पित किया जाता है, ये कारण है। थैंक यू सो मच सर। अंदाज आपको अपना आंसर मिल गया होगा। इसके आगे अब मेरा एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चंस हैं, इसमें एक अशोक जी के लिए है और एक ऑल पैनलिस्ट का है। माय क्वेश्चन इज फॉर ऑल पैनलिस्ट वांट्स टू आंसर इट। व्हाई इज द यूज ऑफ इंडिगो limited to its color blue in dyes and pottery, and now for others uses such as indigo tea and wild indigo can increase immune function of body?
तो ये कह रहे हैं कि ये जानना चाहते हैं कि इंडिगो को सिर्फ एक कलर डाई के रूप तक ही क्यों छोड़ा गया, पॉटरी और डाइस तक के लिए ही कलर को, उसका अदर यूजेस हो सकता है क्या, जैसे कि इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए टी में, वाइल्ड इंडिगो में? इसका आंसर भी ब्रिज जी अच्छे से दे सकते हैं क्योंकि उनका रिसर्च सेंटर इस पे काम कर रहा है। जी हाँ, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि नील सिर्फ चमक लाने के लिए या कपड़ों को रंगने के लिए या हम ये कहें कि बिल्डिंगों के लिए नहीं, नील एक जड़ी बूटी है जो कि हमको बहुत सारी बीमारियों के लिए क्योर करती है। और ये भी मैं कह सकता हूं कि अगर नील का आप सही से इस्तेमाल करते हैं और बचपन से इस्तेमाल करते हैं तो आपको कभी बीमारी पास में नहीं आ सकती। अगर हम इस विषय पे बात करना चाहेंगे तो मैं 2-4 घंटे मेडिसिनल यूजेस ऑफ नेचुरल इंडिगो, वाइल्ड इंडिगो पर कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय सीमा है, अगर इस विषय पर कभी हमको बात करनी है तो एक विशेष सत्र हमको मेडिसिनल यूजेस ऑफ नेचुरल डाइज रखना चाहिए जिसमें बताया जा सकता है। लेकिन फिर भी संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि अगर नील की 4 पत्तियां प्रतिदिन कोई व्यक्ति खाता है तो बहुत सारी बीमारियों से, जिसमें विशेष तौर पर ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, अगर ब्लड प्यूरिफिकेशन है तो शायद हमको 50 तरह की बीमारियां नजदीक नहीं आएंगी। तो यहाँ पर एक ही संकेत है कि अगर रोजाना, अगर हर घर में जिस प्रकार तुलसी होती है उसी प्रकार अगर नील होता है और नील की 4 पत्तियां नीम, मीठे नीम की तरह अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये एक आपको ऐसी जड़ी बूटी है जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक घरेलू उपचार है। थैंक यू सो मच सर। नाउ अशोक आत्रे सर, आपके लिए एक क्वेश्चन है। इतने बड़े रूप से इंडिगो का और कलाकारों को इसकी जानकारी नहीं, इसके लिए आर्ट थ्योरी में अलग से कोई जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। अशोक सर से ये जानना चाहते हैं, ऐसा क्यों? सर आप म्यूट हैं अशोक सर। जी, नाउ इट्स ओके। यस सर। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो लगभग उन लोगों पर जाती है जिन लोगों ने हमारे लिए हमारी सभ्यता का दस्तावेज लिखा है या भविष्य लिखा है या जो संविधान बनाया है। यानी टोटल जो हमारे कंसेप्ट है एजुकेशन के या सोशल डेवलपमेंट के, जो हमने अपने बना रखे आधार, उनमें कहीं किसी प्रकार से भारतीय चेतना या भारतीय परंपरा उस पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया है। और लगभग सारा का सारा सिस्टम ऑफ लर्निंग और एजुकेशन जो है वो वेस्टर्नाइज हो गया है। उसकी वजह से जो मूल हमारी प्रवृत्तियां हैं या जो हमारी आध्यात्मिक रुचियां हैं या कला चेतना की जो बातें हैं, चाहे वो मिनिएचर पेंटिंग की हो, चाहे पर्शियन से वो इन्फ्लुएंसेस की हालांकि बात है, किंतु संपूर्ण जो हमारा ज्ञान जो वेस्टर्न ओरिएंटेशन की तरफ चला गया, उसकी वजह से हमारा जो मूल विषय उससे भटक गए हैं। तो मेरे ख्याल में जो नील का प्रयोग है या नील चेतना का प्रयोग है, आप देखिए अजंता में बहुत भरपूर प्रयोग हुआ है और ये अजंता में पूरा का पूरा जो बुद्ध का जो उसकी यात्रा है, उसकी जीवन दर्शन है, उसमें नील का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। तो नील मूल रूप से कहना चाहिए कि एक मिडिल पॉइंट भी है, यानी एक्स्ट्रा ना तो वॉयलेट है, इंफ्रा वॉयलेट है, ना इंफ्रा रेड है, ये मिडिल पॉइंट है जो किसी हर तरह के मेडिटेशन के लिए बहुत उपयुक्त है। तो हमारे यहाँ चूंकि मेडिटेशन, योग, वेद, ये सारी चीजें लगभग नकारी गई हैं और ये हम ये मान के चलते हैं जैसे बहुत ही पिछड़ी हुई बातें हैं। तो इसका कारण मूल रूप से यही है कि हमने अपने खुद के आधार स्तंभों को हमने नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, विनष्ट कर दिया। आवश्यकता इस बात की है कि हम पहले अपनी ओरिएंटल कल्चर की तरफ जाएं, वैदिक कल्चर की तरफ जाएं, पौराणिक कल्चर की तरफ जाएं
और उसमें जो आयुर्वेद में जो कहा गया है, जो संस्कृति में कहा गया है, जो कला में कहा गया है, जो संगीत में कहा गया है, उसको यदि हम दोबारा देखेंगे, दोहराएंगे, तो हम नील चेतना की तरफ लौट आएंगे। इसका सिंपल रीजन ये है कि हमने इसको बेहद इग्नोर किया है, इस वजह से सारा कुछ प्रॉब्लम है। और दूसरा है कि कलर बहुत सामान्य रूप से डाइज मिल जाती हैं। सारा का सारा जो वेस्टर्न आर्ट है, जो कि कैनवस पर आ रहा है, कपड़े का हमने प्रयोग बंद कर दिया, कैनवस पर आ गए, हमने सारा का सारा केमिकल्स की तरफ डाइवर्जन हमारा हो गया। इस वजह से भी हमने नील का उपयोग बंद कर दिया, जो कि बेसिकली एक ऑर्गेनिक आवश्यकता है, और इसको नष्ट करना या इसके बारे में नहीं सोचना एक गलत बात है। थैंक यू सो मच अशोक आत्रे सर, आपने जो बात कही, आई होप विपिन को उसका आंसर मिल गया होगा, और प्रभात को इससे पहले जो उनका जिज्ञासा थी उसके आंसर्स भी मिल गए होंगे। और इसी के साथ, क्योंकि हम समय से आगे चल रहे हैं, और उन सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत आभार और सॉरी बोलना चाहूंगी कि मैंने आप सबको वर्ल्ड स्टेज पे इनवाइट किया, और थैंक यू तहे दिल से कि आप लोगों ने मेरा इनवाइट स्वीकार किया। जब ये कोरोना समाप्त हो जाए तो चाय पिलाइए लोगों को। पक्का सर। और ब्रिज जी की तरफ से मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनके रिसर्च सेंटर पे आइए, और आप उस नील की खेती के साथ साथ वो कैसे बनती है, कैसे होता है, और वो किस तरह से एक कपड़े के ऊपर उतरती है, इन सबका एक्सपीरियंस करें। उन्होंने मुझसे कई बार ये बात बोली थी, तो उनकी तरफ से हम सब आपको चाहेंगे, आप लोग आमंत्रित हैं। अशोक सर का आज बर्थडे है, इसके लिए उन्होंने वहां पे आज विश यू अ वेरी हैप्पी बहुत बर्थडे बधाई सर। अशोक जी। बहुत बहुत बधाई। आज रातालिया में मैं था और आज मैंने पेंटिंग बनाई है जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मैं ब्रिज जी का बहुत बहुत थैंक यू कहूंगी। ये नील पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और ये क्योंकि खाते भी नील हैं, खिलाते भी नील हैं, चटनी बनाते हैं इंडिगो की, जिसे कहते हैं नीली चटनी। तो उसके अलावा वो उसको 2D सरफेस पे उतारते हैं, लोगों को इनवाइट भी करते हैं कि वो भी उस तरह से उस चीज को समझ सकें कि हमारे लिए ऑर्गेनिक होना कितना जरूरी है आज की डेट में। तो आप सिंथेटिक से हटे और ऑर्गेनिक की तरफ जाएं। ये हमारा सोल फैक्टर था, नीलो रंग का जो चल रहा है। कल हम लोग इसका एक हमारा फंक्शन है उन्हीं के रातलिया में, जिसमें 5 क्राफ्टमैन और 5 आर्टिस्ट मिलके, जो कि बहुत ही यंग हैं, और वहां पे एक्सपीरियंस करेंगे। और हमारे मुख्य अतिथि वहां पे उपाध्याय सर हैं, वो आएंगे, और हम आप सबसे जानना चाहेंगे कि आप लोग भी वहां प्लीज उपस्थित हों, अगर आपको टाइम मिले तो। हमारी तरफ से, नीरी की तरफ से, धायस की तरफ से, CCWA की तरफ से, राठौर सर, यूनुस सर, अशोक सर, गोपाल सर, थैंक यू सो मच ब्रिज सर, एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी पैनलिस्ट को मेरी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सैनी साहब, यूनिस साहब, अशोक साहब, सबको बहुत बहुत शुभ रात्रि सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू संगीता। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अपनी धायस टीम का भी थैंक यू कहूंगी।